सलमान अकरम राजा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, वो मैं चाहता हूँ पहले स्टेटमेंट आपके सामने रखूँ। बड़ा अजीबोगरीबी स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने ये जो वाकया हुआ है स्वात में, उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को उन्होंने बरी ज़िम्मा करार दे दिया। सलमान अकरम राजा का कहना है कि फैमिली पिकनिक कर रही है, कुदरती आफत आ गई तो वहाँ हुकूमत क्या कर सकती है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सुपरमैन तो नहीं है कि फ़ौरन पहुँच जाए। बात तो ठीक है, लेकिन उनका वज़ीर आला तो 11 पहाड़ क्रॉस कर देता है और पता कितने ज़िले क्रॉस कर देता है और वो पहुंच जाता है असेंबली में। तो उसको हम ये तो नहीं कह रहे कि वो दरिया में पहुंच जाए, हम तो ये कह रहे हैं कि सिस्टम बनाओ भाई। हुकूमत ने कोई हर जगह अपने मिनिस्टर तो नहीं भेजने होते। सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी अजीब बात की है, उन्हें पता होना चाहिए कि गवर्नेंस क्या होती है। मैं बड़ा मोतरफ हूँ उनकी काबिलियत का, लेकिन यहाँ बहुत अजीब बात की उन्होंने कि हुकूमत कोई सुपरमैन है कि हर जगह पहुँच जाए। हुकूमत को कौन कह रहा है कि पहुँचे? हुकूमत का काम है कि हर चीज़ को ठीक करे। यहाँ पे जो हुकूमत मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इससे पहले भी इन्हीं की हुकूमत थी। ये बार बार वाक़यात होते हैं दरियाओं के अंदर, बार बार सयाहों के साथ इस किस्म के वाक़यात होते हैं। क्यों यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम नहीं लगाया जाता कि पानी या आफत आने में कई घंटे लगते हैं? एक दिन पहले से वार्निंग थी, फिर 1 से 1.5 घंटा लगा पानी सयाहों तक पहुँचने में। क्यों नहीं दरिया को या दरिया के पेट को खाली करवाया गया? क्यों वहाँ पे इंतज़ामिया हरकत में नहीं आई? सुपरमैन बनने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया में क्या, जहाँ पे दुनिया में रेस्क्यू किया जाता है सयाहों को या आम शहरियों को, वहाँ पे उनकी हुकूमतें सुपरमैन होती हैं जो वो ये काम करती हैं। सही काम करने के लिए सुपरमैन की ज़रूरत नहीं होती। सही काम करने के लिए अपना काम करने की ज़रूरत होती है और तरजीहात को अवामी मफाद में रखने की ज़रूरत होती है। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, फिर रिपीट करूँगा दोबारा से कि जनाब कौन से तरीके थे जिनको अडॉप्ट करके इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तो सलमान अकरम राजा साहब क्लीन चिट नहीं दे सकते किसी को भी इस मामले में। ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि वो पॉलिसीज़ बनाती हैं, उन पॉलिसीज़ के मुताबिक पैसा खर्च करती हैं और फिर ट्रेनिंग करवाती हैं और इदारों को मजबूत करती हैं ताकि वो लोगों की जान बचाने का काम करें। इसके बाद नाज़रीन एक और ख़बर बार बार आती है, बिलावल बड़े ज़ोर शोर से ये बात करते हैं, कुछ और लोग भी कह रहे हैं कि इंडिया ने अगर हमारा पानी रोका तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये जो सैलाब जैसी सूरत हाल आई है ना, ये ऊपर क्लाउड बर्स्ट हुआ है और कई पाकिस्तान के इलाकों में बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, कैशमेंट एरियाज बने हैं जिसकी वजह से तुगयां नहीं आ रही है नदी नालों में और पानी का फ्लो बढ़ गया है। अदरवाइज इंडिया ने पाकिस्तान का पानी जगह जगह रोक के बहुत ज़्यादा डेड लेवल पे पहुंचा दिया था चंद दिन पहले तक। धमकियां कभी बिलावल लगाता है, कभी धमकियां कोई और PMLN का बंदा लगा देता है, कभी कोई पीपल्स पार्टी का बंदा लगा देता है कि जनाब इंडिया हमारा पानी बंद करेगा तो हम इंडिया में घुस जाएंगे, हम जनाब डैम स्ट्रक्चर्स तोड़ देंगे, हम 6 के 6 दरियाओं का पानी ले लेंगे। तो कहानियां आप इनकी सुन लें, लेकिन इंडिया ने पानी रोका हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत लगातार पाकिस्तान का पानी बार बार रोक रहा है। पाकिस्तानी दरियाओं पर भारत ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कुछ बना लिए हैं और कुछ पर अभी तक काम जारी है। पाकिस्तान की जिम्मेदारी है या पाकिस्तान की फोर्सेस की कि जो पाकिस्तान के हिस्से का पानी है उसके ऊपर गैर कानूनी तामीरात भारत ना करे। जब कभी भारत गैर कानूनी तामीरात करे तो उसको ताकत के बलबूते पे रोका जाए, आलमी सतह पे गंदा करके रोका जाए। जैसे भी रोका जाए वो स्ट्रक्चर्स बनने से पहले रुकने चाहिए। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स भारत बना चुका है और कुछ के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है, तो इनका ज़बानी जमा खर्च जारी है। ये बड़के सड़के मार देते हैं, लेकिन इसके बावजूद अमली तौर पे कुछ नहीं किया। भारत का जंगी जुनून नाज़रीन ख़त्म नहीं हुआ। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी अपने इख्तिताम पे नहीं पहुंचा, बल्कि उसका नेक्स्ट फेज़ जल्द होगा। ये भारत के अंदर लोगों ने दावा किया। और अब जो इतला आ रही है वो ये है कि भारत ने S-400 की जो ख़रीदारी का अमल है उसे बहुत तेज़ कर दिया है, क्योंकि ये वो सिस्टम है जो अगर पाकिस्तान भारत पे किसी वक्त एक फ़िज़ाई हमला करता है या पाकिस्तान भारत के ऊपर किसी किस्म का कोई मिसाइल दागता है तो उसमें S-400 जो है वो एक एफिशिएंट सिस्टम है एयर डिफेंस का। यानी दुनिया के अंदर अगर आप टॉप 3 सिस्टम लें तो उनमें ये S-400 है, जिसे दुनिया मानती है कि दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये रशिया का बना हुआ है। भारत ने इसकी ख़रीदारी बहुत तेज़ कर दी है। ऐसा लगता है कि भारत पंगा ज़रूर लेगा। वो हथियारों की एक दौर में लग गया दोबारा से, जैसा कि 2019 में जब उन्हें मार पड़ी थी इमरान खान साहब के दौर में, तो उन्होंने फिर राफेल तैयारे लिए थे, कुछ और साजो सामान वो ले रहे थे। तो अब वो तैयारी जब उन्हें लगा कि उनकी हो गई है तो उन्होंने फिर पंगा लिया, फिर मार पड़ गई, उनकी तैयारी गिर गए। और अब भारत दोबारा बड़ी तेज़ी से तैयारी कर रहा है और उसका जंगी जुनून ख़त्म नहीं हो रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदरूनी खतरात बहुत बढ़ गए हैं।
पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया शुमाली वज़ीरिस्तान में। वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज के काफ़िले के ऊपर एक हमला हुआ और 13 सिक्योरिटी एहलकार इस हमले में शहीद हो गए। 14 दहशतगर्दों को मारने का दावा भी किया गया है, लेकिन ISPR के मुताबिक मीर अली में फोर्सेज के काफ़िले पर भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया, यानी ये TTP का ये गालिबन ये कहते हैं। भारत की मनसूबाबंदी और सरपरस्ती में फितनतुल खवारिज ने काफ़िले को निशाना बनाया। पाक फौज का कहना था कि गाड़ी पर सवार हमला आवर की खुद को फोर्सेज के काफ़िले के सामने धमाके से उड़ाने की कोशिश की, ताहम काफ़िले के लीडिंग ग्रुप ने भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्द के अज़ाइम नाकाम बना दिए और एक बारूद से भरी हुई गाड़ी जो है वो गाड़ियों में से एक गाड़ी से टकरा दी गई, जिसके नतीजे में 13 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए और ज़ख्मी भी हो गए। और दहशतगर्दी के इस वाक़े में 3 आम शहरी भी ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 2 बच्चे और एक खातून शामिल हैं। जो लोग शहीद हुए उनके नाम भी ISPR ने जारी कर दिए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। और इससे कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दफ्तर से एक इब्तदाई बयान जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि खुदकुश धमाके में 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं, लेकिन जब तफसीलात सामने आई तो ये 13 सिक्योरिटी एहलकार हैं, ये शहीद हो गए हैं। रियासत की तवज्जो इन चीज़ों की तरफ होनी चाहिए, रियासत को यहाँ फोकस करना चाहिए, लेकिन रियासत की तवज्जो है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कैसे बदली जाए, मखसूस नशिस्तें PDM की जमातों को दिलाकर 2/3 अक्सरियत कैसे की जाए, आइन में ऐसी तरामीम कैसे की जाएँ जिससे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इख्तियारात और इक़्तिदार में इजाफा कर दिया जाए, मौजूदा जो जाली फार्म 47 के ऊपर हुकूमत मौजूद है उसको तूल कैसे दिया जाए और उसकी मुद्दत को पूरा करने की कैसे कोशिश की जाए, इमरान खान को अंदर रखने के नए हरबे और नए मुकदमात क्या हो सकते हैं, तहरीक इंसाफ के टुकड़े करने के तरीके क्या हैं, उनके बंदे कैसे उनकी पार्टी से छीने जाएं। ये सारी चीज़ों के ऊपर जब रियासत और रियासती इदारों की तवज्जो रहेगी तो फिर दहशतगर्दी जैसे संजीदा मामले से कौन लड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है हमारे सामने, जिसका जवाब फ़िलहाल किसी के पास नहीं है। नाज़रीन, जो चीनी वाला मामला है वो संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करता चला जा रहा है। सोने पे सुहागा ये है जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने इंकशाफ किया। वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने चीनी दरामद करने की इजाज़त सिर्फ अपनी कंपनी को दी है, दूसरी कंपनियों को नहीं दी। अगर दूसरी कंपनियों को देते तो कुछ चीनी सस्ती हो सकती थी, मुकाबले में आ सकता था, लेकिन हुकूमत ने सोचा कि यहाँ पे भी बहती हुई गंगा में हाथ धो लें। अगर दूसरी कंपनियों को दरामद की इजाज़त मिलती तो चीनी निस्बतन सस्ती मिलती। ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा, यानी हर चीज़ में इनका खांचा है। पहले पाकिस्तान में पाकिस्तान की ज़रूरत के मुताबिक चीनी पैदा कर ली, उसके बाद पाकिस्तानियों को चीनी की ज़रूरत थी, चीनी वाफर थी, तो चीनी बहुत बड़ी मिकदार में पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर दी ताकि पाकिस्तान में किल्लत पैदा हो जाए। जब पाकिस्तान में किल्लत पैदा हुई तो कीमतें ऊपर ले गए, अवाम को लूटना शुरू कर दिया। पहले बाहर भेज के चीनी में पैसा कमा लिया, फिर अवाम को लूट के चीनी में पैसा कमा लिया। अब चीनी की शॉर्टेज हुई है तो चीनी को इंपोर्ट करेंगे, वो भी अपने लोगों के ज़रिए से, उसमें फिर पैसा कमाएंगे, फिर महंगी चीनी अवाम को बेचेंगे। तो ये चीनी माफिया हुकूमतों के अंदर हर वक्त मौजूद रहता है और ये धड़ दिहाड़ियाँ लगाता है। इनसे ज़्यादा पैसा कोई नहीं कमाता। ये साल में मेरे ख्याल 2 महीने अपनी फैक्ट्री चलाते हैं और पूरा साल बैठ के ये लोग पैसे गिनते हैं। तबाही फेरी हुई है इस माफिया ने पाकिस्तान में, और इनके लिए ऐसा लगता है पूरी पार्लियामेंट यरगमाल है वो इनके लिए काम करती है, पूरा सिस्टम इनके लिए काम करता है। तो चीनी का मामला बड़ा संगीन है। कोई भी ऐसा मुल्क होता ना जहाँ इंसाफ होता, रूल ऑफ लॉ होता, कानून होता, या कम से कम कोई ऐसा हुक्मरान होता जिसका चीनी के कारोबार से कोई ताल्लुक ना होता, जैसा कि इमरान खान है, तो इस पे इंक्वायरी करके ना तो इन सबको जेलों में भर देता और इन सबको जेलों में जाना चाहिए। आज भी अगर कोई अदालत इसके ऊपर इंक्वायरी करे तो इनका जेलों में जाना बनता है। मरियम नवाज ने एक बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया नाज़रीन। लेकिन मैं सियासी बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं पॉलिटिकल एनिमल हूँ। ये एक कहावत उठा के ले आई पुरानी, पॉलिटिकल एनिमल। वैसे सोशल एनिमल भी कहते हैं इंसान को, लेकिन यहाँ पे ये कोई फिट नहीं होता जुमला। बस एक चीज़ पता चल जाए उसको फिट करना है, जनाब मैंने ये भी बोलना है। तो पॉलिटिकल तो ये लोग हैं नहीं। पॉलिटिकल होते तो पॉलिटिक्स करने वालों का ये हाल करते हैं। जो बंदा अपनी पार्टी का झंडा उठाता है ये उसको अंदर कर देते हैं दहशतगर्दी का मुकदमा देकर। पॉलिटिकल अपने अपोनेंट्स को सबको जेलों के अंदर इन्होंने भरा हुआ है। ख़वातीन के ऊपर इन्होंने टॉर्चर किया है, जबर जुल्म और फस्तायत के साथ ये इक़्तिदार में है। तो सियासी तो ये बिल्कुल नहीं है, ना इनकी सियासी सोच है, ना इनकी सियासी तरबियत है, ना ये सियासी नुक्ता नज़र रखते हैं। अब आ रहे एनिमल वाले वर्ड पे।
उस पर गौर किया जा सकता है, क्योंकि जंगल का कानून तो पाकिस्तान में चल रहा है और जंगल के अंदर एनिमल का राज होता है। तो एनिमल वाली बात जो है उसमें थोड़ा वजन ऐसा लगता है कि दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, एक और ख़बर है इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि गज़ा के ऊपर क़यामत टूट पड़ी है गुज़िश्ता चंद दिनों से। जब से इसराइल और ईरान के बीच में जंगबंदी हुई है उस वक्त से लेकर अब तक गज़ा में ऐसा लगता है कि क़यामत टूट पड़ी है। रोज़ाना की बुनियाद पर 80 के करीब फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है, जिनमें बच्चे हैं, मदद करने वाले वर्कर्स हैं, भूखे लोग हैं जो खाने की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। उनके ऊपर बमबारी की जाती है, उनके ऊपर शेलिंग और फायरिंग की जाती है और निहत्ते फ़लस्तीनियों को बार बार शहीद किया जा रहा है, जबकि सैकड़ों को रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ख्मी कर दिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बाकी सब ने कहा कि ये जंगबंदी हो जाएगी, लेकिन क्या जंगबंदी से पहले इतने बड़े पैमाने पर नस्लकुशी होगी? इस कत्लेआम को रुकना चाहिए। तमाम ममालिक के पास ये मौका है कि जो निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है, जो वहाँ पे मदद करने वाले वर्कर्स हैं उनका कत्लेआम हो रहा है, इसको रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। और इस खित्ते में देर पा अमन के लिए जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप यहाँ पे फ़लस्तीन का मसला हमेशा के लिए हल करें, फ़लस्तीनियों को उनका हक दिलवाएं, ताकि ये खित्ता पुरअमन तरीके से लंबे अरसे तक रह सके। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।